बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस इन टेक्स्ट बुक बोर्ड 9 मैट्रिक फिज़िक्स चैप्टर नंबर 7 सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं? हम टॉपिक करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। ये जो है इसकी वैल्यू, कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। इस टॉपिक की हम कौन कौन सी वीडियोस अभी तक बना चुके हैं इस चैप्टर की। पहली वीडियो जो बनाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दूसरी वीडियो जो बनाई थी वो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तीसरी वीडियो जो इसकी बनी थी वो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। और चौथी वीडियो मास ऑफ अर्थ की बनी थी। ये पांचवी वीडियो जा रही है जिस पे मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ा, इस वजह से लेट हो गया और कुछ घरेलू मसरूफियात भी थी। बहरहाल कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो टॉपिक है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, ये कैपिटल जी की वैल्यू है। अब इस टॉपिक को समझना जो ना ज़रा आसान नहीं है। दो तीन चीज़ें पहले आपको समझनी पड़ेंगी, उसके बाद फिर इजी हो जाएगा आपको इसको समझना कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट की गई, क्या हुआ। पहले तो ये बात याद रख लें, आप ये वीडियो इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आप रटने नहीं आए। अगर रटना ही है तो नोट्स मौजूद हैं, रटें और मसला अपना हल कर लें, मार्क्स मिल जाएंगे, टेंशन नहीं। तो ये वीडियो आप इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आप सीखने आए, समझने आए फिज़िक्स है क्या। तो आराम से बैठें और ज़रा समझें मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। कॉपी पेंसिल लाजमी रखें ताकि नोट करते रहें, वीडियो को बैक फॉरवर्ड करते रहें और समझें एक एक वर्ड को। पहली ये बात समझ लीजिए कि फ़िज़िक्स जो है उसके जानने वाले को क्या कहा जाता है। केमिस्ट्री जो है उसके जानने वाले को केमिस्ट कहते हैं। इसी तरह फिज़िक्स के जानने वाले को हम कहते हैं फिजिसिस्ट। ये दो तरह के होते हैं, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। ये थ्योरेटिकल जो है फिजिसिस्ट क्या करते हैं, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो कौन से फिजिसिस्ट थे, वो थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे भाई, ठीक है। और हमारे पाकिस्तान के बड़े मशहूर डॉक्टर अब्दुल सलाम, नोबेल प्राइज़ विनर, वो भी क्या थे, वो भी थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे। अच्छा, दूसरे फिजिसिस्ट जो कि प्रैक्टिकल होते हैं या एक्सपेरिमेंटल होते हैं, वो क्या है ये बता दूं। ये फिजिसिस्ट करते क्या हैं, ये बातें करते हैं, बातें करते हैं बस। और ये क्या करते हैं, ये काम करते हैं, काम करते हैं। किस सेंस में? बड़ा आसान, अभी समझ में आ जाएगा आपको। आप स्कूल में हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, वो जो क्लास में टीचर समझा रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, वो थ्योरी है। थ्योरेटिकल वर्ड किससे निकला है? थ्योरी से निकला है ना। आपका जो पेपर है उसका, आप जो बोर्ड के पेपर देने जा रहे हैं, वो आपके केमिस्ट्री का या फिज़िक्स का, वो क्या है, पहला हिस्सा वो थ्योरी का है, जिसके आपको मार्क्स मिलते हैं। दूसरे मार्क्स इससे होते हैं प्रैक्टिकल के। तो वही टीचर जो है वो आपको थ्योरी पढ़ा रहा है, जिसमें लेक्चर हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये सब ज़बानी बातें जो हैं। पेपर वर्क, जिसको आसान लफ्ज़ों में हम कहते हैं पेपर वर्क, ये टीचर करवा रहा है आपको। ये थ्योरी है सारी की सारी। आपका पेपर जो है वो ज़्यादातर थ्योरी पे ही बेस्ड करता है। उसके बाद आपको लैब भी लेके जाया जाता है, ठीक है। तो लैब में आपको प्रैक्टिकल वगैरह करवाए जाते हैं थोड़े बहुत, जो कि 19-20 हो गए। तो ये थ्योरी और ये प्रैक्टिकल। अब क्लियर हो गया ये थ्योरी और प्रैक्टिकल क्या है। एग्जैक्टली फिजिसिस्ट जो हैं वो भी ये काम करते हैं। थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट जो हैं वो पेपर वर्क करते हैं, ठीक है। और जो ये प्रैक्टिकल फिजिसिस्ट जो होते हैं ये पेपर वर्क काम करते हैं, ये काम करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ये क्या करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तजुर्बात करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तजुर्बे करते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट या फिजिसिस्ट ऐसे भी हैं जो कि थ्योरेटिकल भी हैं और प्रैक्टिकल भी हैं,
ठीक है। बहरहाल ये सब बताने का मकसद क्या है आपको? ये बताने का मकसद ये है कि मैथ्स जो है इसका बहुत ज़्यादा फिज़िक्स में इस्तेमाल होता है, केमिस्ट्री में भी होता है, ठीक है। ये साइंस की ब्रांच नहीं है, लेकिन साइंस इसके बगैर अधूरी है। ये साइंस की ब्रांच नहीं है, साइंस की ज़बान है, ये कहना बेहतर होगा। तो मैथ्स जो है वो आ जाती है। अब ये क्या मैथ्स आ जाती है? थ्योरी में डेरिवेशन हो रही है, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फिर मैथ्स आ जाती है, फिर मैथ्स आ जाती है। आप MBBS करते हैं, आगे भी मैथ्स आ जाती है। ये मैथ्स का आखिर काम क्या है? जो थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं? मैथ्स में होती क्या है, इनको भी समझ लीजिए। मैथ्स में इक्वेशंस होती हैं, जैसे कि सर आइजैक न्यूटन ने F=m है, ये एक इक्वेशन उन्होंने दी। और कौन सी दी? न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, G m1 m2 अपॉन r², ये इक्वेशन उन्होंने दी। बात समझ आ रही है? तो ये मैथ्स का जो काम है, और इसमें जो इक्वेशंस वगैरह हैं, इस पे वर्कआउट करना, ये इक्वेशंस देना, ये सब कुछ थ्योरी के अंदर आता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी यही किया था, वो भी थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे, तो उन्होंने थ्योरीज दी, और थ्योरीज के अंदर उन्होंने मैथमेटिकल इक्वेशंस दी, जो उनकी मैथमेटिकल फील्ड इक्वेशंस कहलाती हैं, फिजिक्स की फील्ड इक्वेशंस कहलाती हैं। खैर ये तो एक दीगर बात है। बात ये है कि इसका, इन इक्वेशंस का मकसद क्या है, ये भी अब ज़रा जान लें आप। ये पहले भी मैंने आपको एक बात बताई थी, ये इक्वेशंस जो होती हैं, इनका मकसद क्या होता है? इन इक्वेशंस का मकसद ये होता है कि वो काम जो आप प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं ना, वो काम जो आप प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, वो पहले उसका पेपर वर्क कर लें आप, उसका पेपर वर्क कर लें आप। तो जो आप प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं ना, उसका रिज़ल्ट आपको पहले ही पता चल जाएगा। ये इक्वेशंस आपको वो काम जो आप प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, उसका रिज़ल्ट आपको पहले ही बता देंगी कि जनाब अगर आप इस तरह की सामान, इस तरह की चीज़ें रखेंगे तो आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा। ये काम होता है इक्वेशंस का। नई बात समझ में आई? अभी बताता हूँ, समराइज़ कर लूँ थोड़ा सा पॉइंट्स को ज़रा। अब यहाँ पर हमारे पास केस स्टडी के तौर पे लेते हैं, न्यूटन को ले लीजिए। न्यूटन ने एक लॉ दिया, क्या लॉ दिया? F=G m1 m2 अपॉन r²। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की मैथमेटिकल फॉर्म है, थ्योरेटिकल फॉर्म भी है, जिसको हम स्टेटमेंट कहते हैं लॉ का। क्या है वो क्या कहता है? वो बोलता है हमारी इस कायनात में हर वो बॉडी जिसका मास है, वो दो बॉडीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। सारी बॉडीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, किसके ज़रिए? एक फोर्स के ज़रिए। और ये फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उन बॉडीज़ के मासेस के। और यही फोर्स जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप रखती है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। और इनको जब उसने इक्वेट किया तो फाइनली ये जो है वो बन गई इक्वेशन। बल्ले बल्ले हो गई इनकी, पता नहीं इन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया, फिज़िक्स की दुनिया में इनकलाब आ गया। हैरत अंगेज़ बात है। वजह पता है क्या थी? अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मैथमेटिक्स की ज़बान में, इक्वेशंस की ज़बान में, अगर आप इक्वेशन को प्रूफ कर देते हैं, अगर आप इक्वेशन को प्रूफ कर देते हैं पेपर पे, मैथ्स की ज़बान में आप इक्वेशन को क्या कर देते हैं? प्रूफ कर देते हैं, तो ये बात तय है 100% कि वो रियल में भी होगा। हालांकि आपने सिर्फ क्या किया है? पेपर वर्क किया, इक्वेशंस की ज़बान में बात की है, मैथ्स की ज़बान में बात की है, आपने इक्वेशन को प्रूफ ही किया है। ये पेपर पे हुआ है। हकीकत में क्या ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। साइंस की पूरी बिल्डिंग इन इक्वेशंस के ऊपर खड़ी हुई है जी, इस बात को ज़रा समझ लीजिएगा। और अगर ये बात का इत्मीनान रखें कि अगर कोई चीज़ मैथमेटिकली प्रूफ हो जाती है, मैथमेटिकली प्रूफ हो जाती है, इक्वेशंस के ज़रिए प्रूफ हो जाती है, तो ये बात तय है कि वो हकीकत में भी होगी, लाजमी होगी। एक और एग्जांपल सुन लीजिए। आप दो दोस्त बैठे हुए एक कमरे में, आप दोनों के अलावा कोई भी नहीं है, आपका आप दोनों बैठे हुए, तो एक दोस्त आप में से क्या करता है?
पेपर निकालता है और इक्वेशंस बनाना शुरू करता है। वो बहुत बड़ा चैम्पियन है इक्वेशंस का। वो इक्वेशंस बनाता है और बनाने के बाद जो है वो अपने दोस्त को बोलता है मेरी बात सुनो, डरोगे तो नहीं? वो बोलेगा नहीं नहीं, बोलो क्या बात है। वो बोलता है कि हमारे अलावा इस रूम में सिर्फ हम 2 नहीं हैं, बल्कि हम 3 हैं। अब वो दोस्त हैरान रह जाएगा, बोलेगा तुम पागल हो गए हो भाई, हम 2 ही तो बैठे हुए हैं, तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। वो बोलता है नहीं, मेरी इक्वेशंस इस बात को प्रूफ कर रही हैं कि हम 2 नहीं हैं, हम 3 हैं। अब हैरत अंगेज बात है, ये तीसरा तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैथ्स की इक्वेशंस प्रूफ कर रही हैं। ध्यान से सुनिए, मैथ्स की इक्वेशंस प्रूफ कर रही हैं कि वो 2 नहीं है, वो 3 है, तीसरा भी कोई है उनके दरमियान। वो भले उनको नज़र नहीं आ रहा, भले वो इस काबिल नहीं है कि उसको देख सकें, लेकिन एक बात तय है कि वो मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। क्यों? क्योंकि मैथमेटिकल इक्वेशंस उसको प्रूफ कर रही हैं, उसकी मौजूदगी को बता रही हैं। इतना बड़ा काम है मैथ्स का। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये तो इक्वेशंस की ज़बान मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि कोई चीज़ मैथमेटिकली प्रूफ हो जाए, इक्वेशंस की ज़बान में प्रूफ हो जाए, तो वो हकीकतन मौजूद है। हालांकि बज़ाहिर देखी जाए तो न्यूटन की बात अजीब सी लगती है। इस बोर्ड का भी मास है, इस मार्कर का भी मास है, ये तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान हमें तो नज़र नहीं आ रही कि मैग्नेट और आयरन की तरह ये मार्कर इससे जाके चिपक गया, ये बोर्ड इसके साथ चिपक गया, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन देखें, उसने मैथमेटिकली इक्वेशंस के ज़रिए प्रूफ किया, और आगे चल के ये तो उसने जो कुछ भी किया ये उसने मैथमेटिकली प्रूफ किया। पेपर वर्क, क्यों? थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट न्यूटन, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट, उसने इक्वेशंस के ज़रिए प्रूफ किया। अब स्टेप नंबर 2 शुरू होगा। अब दूसरे फिजिसिस्ट जो हैं, जो प्रैक्टिकल फिजिसिस्ट हैं, जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, अब उनका काम शुरू होगा। वो बोलेंगे ठीक है न्यूटन साहब, आपने ये इक्वेशन दे दी, अब हम ज़रा प्रैक्टिकली इसको चेक करेंगे। अब हम क्या करेंगे? प्रैक्टिकली इसको चेक करेंगे, हम एक्सपेरिमेंट्स करके चेक करेंगे। ठीक है, न्यूटन की ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो पाया कि इसको एक्सपेरिमेंटली जो है वो चेक किया गया, लेकिन इसको यकीन इस पर किया गया, उसकी न्यूटन की बात पर यकीन किया गया। मैंने कहा ना, साइंस की दुनिया में जो है वो आखिरी है, एंड है। साइंस की दुनिया में अगर किसी ने इक्वेशंस की मदद से प्रूफ कर दी कोई बात, तो वो हुर्फ आखिर है। साइंस की दुनिया में किसी ने इक्वेशंस की मदद से प्रूफ कर दी वो बात, तो वो हुर्फ आखिर है, उस पर तीसरी बात नहीं होगी, उसको मनवन माना जाएगा। क्योंकि एक दफ़ा नहीं, 12 दफ़ा, हज़ारों दफ़ा ये देखा गया कि जो चीज़ मैथमेटिकली प्रूफ हो जाती है वो प्रैक्टिकली भी प्रूफ करती है। न्यूटन ने ये बात बोली, F = G m1 m2 अपॉन r²। इसके 100 साल बाद न्यूटन साहब का इंतकाल हो गया। उसके 100 साल बाद हेनरी कैवेंडिश, ये भी बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, हेनरी कैवेंडिश, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इस इक्वेशन के ऊपर। बोला भाई देखें तो सही। अब ये तो बहुत तवील बात हो जाएगी कि पूरी की पूरी इसको प्रैक्टिकल इसके ऊपर करना। देखें, प्रैक्टिकल करने के लिए फिर तो सामान भी तो आएगा ना भाई। प्रैक्टिकल का तो मतलब ही है आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। हेनरी कैवेंडिश ने एक्सपेरिमेंट जो किया उसमें सिर्फ इस जी की वैल्यू फाइंड आउट की है उन्होंने, जी की 6.67 × 10⁻⁻11, 6.67 × 10⁻⁻11, यही कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है ना। ये कांस्टेंट क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, ये भी बताता हूँ अभी। आराम से बैठे सुने ज़रा, इक्वेशंस का मामला क्लियर हो गया। ये जो वैल्यू दी थी न्यूटन ने 100 साल पहले, वो अपनी कैलकुलेशंस की मदद से दी थी, पेपर वर्क की मदद से दी थी। थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट था ना, उसने पेपर वर्क किया, इक्वेशंस की मदद से ये वैल्यू उसने कैलकुलेट करके दे दी इसकी, जी की। अब ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है क्या, ये तो बाद में बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा, परेशान नहीं हूँ आगे चल के। लेकिन ये देखें, इसी बात को, इसकी वैल्यू को, जी की वैल्यू को, इसी वैल्यू को हेनरी कैवेंडिश ने एक्सपेरिमेंट्स
करके, एक्सपेरिमेंट करके, तजुर्बा करके, प्रैक्टिकली उन चीज़ों को रख के इसकी वैल्यू कैलकुलेट की और एग्जैक्टली उसने ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की, और यही हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। हेनरी कैवेंडिश ने कैसे ये सब कुछ किया, इसके लिए आप देख लीजिए, आपके पास आपकी बुक का पेज नंबर 115 है, ठीक है, 115 है। एक्सपेरिमेंटली जो ये फाइंड आउट किया, एक्सपेरिमेंटली, थ्योरेटिकली नहीं, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, थ्योरेटिकली नहीं, पेपर वर्क नहीं, इक्वेशंस की मदद से नहीं। इक्वेशंस का इस्तेमाल तो उसने भी किया, हेनरी कैवेंडिश ने भी किया, लेकिन उसने एक्सपेरिमेंट्स किए, तजुर्बात किए। उसके लिए उसने क्या किया, पहले तो उसने 2 स्मॉल स्फेयर्स ली। स्मॉल स्फेयर्स, स्फेयर्स का मतलब होता है बॉल्स, ठीक है। 2 स्मॉल स्फेयर्स ली, इनको उसने क्या नाम दिया, इसको एम से रिप्रेजेंट किया गया, स्मॉल एम से, ठीक है। और एक बड़ा सा इसने जो है वो रॉड ली, एक बड़ी सी रॉड ली। यहाँ पर वो छोटी बॉल थी, यहाँ पर ये दूसरी बॉल थी, ठीक हो गया। ऊपर एक सीलिंग थी, एक छत थी, ठीक है, जिससे उसने एक बारीक सा धागा लिया और यहाँ से इसको ऐसे पकड़ लिया। देखें, अब ये ऑब्वियस सी बात है, बारीक सा धागा जो है इसको फाइबर कहते हैं। ये फाइबर, ये धागा जो है, इससे इसने, ये रॉड है, ठीक है, ये रहा वो मास और ये रहा। अब ऑब्वियस सी बात है, आप एक धागा लेके, इस मार्कर को अगर मैं लूँ और यहाँ से इसके साथ धागा रखूँ और यूँ पकड़ूँ, तो ये मार्कर क्या होगा, अप एंड डाउन होगा ना, दैट सी बात है। लेकिन धीरे धीरे अगर मैं बिल्कुल बीच में से इसको बांधूंगा, इस मार्कर के बिल्कुल बीच में से धागे को बांध के ऐसे, फिर उस धागे को ऊपर कहीं बांध दूंगा, तो ये मार्कर क्या होगा, यूं यूं होने के बाद ये थोड़ी देर बाद सीधा हो जाएगा। लेकिन इसके लिए मुझे इसको बिल्कुल सेंटर से बांधना होगा, बिल्कुल सेंटर से। तो यहाँ भी यही है, ठीक है। ये जो पतला सा तिनका है, स्ट्रॉ है, ये जो पतली सी रॉड है, ठीक है, इसके साथ ये स्मॉल स्फेयर्स हैं, ठीक है, ये स्मॉल स्फेयर्स हैं, मेटल की बनी हुई है ये स्मॉल स्फेयर्स, 2 बॉल्स। इनको क्या कहा उसने, ये एम से इसको रिप्रेजेंट किया, एम से, और ये पतले से धागे के साथ इसको बांध दिया बिल्कुल बीच में से। तो ये थोड़ी देर तो यूं 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 हुई, और लेकिन फाइनली ये बैलेंस हो गई। मैं इसको थोड़ा सा फासला कम ज़्यादा हो गया तो बराबर करें ज़रा इसको, ये देखें, हाँ अब शायद हो गया। अच्छा, इनका मास जो है वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, ये याद रहे, जितना इसका मास है उतना ही इसका मास है, ठीक है, ये हो गया, ताकि ये इधर उधर डोले नहीं, ठीक है, ये सीधी खड़ी हो गई। ये जो कुछ भी उसने एक्सपेरिमेंट किया हेनरी कैवेंडिश ने, याद रहे, ये एक ऐसी जगह पे किया, कॉमन सेंस की बात है। देखें कितना हम ख्याल रख रहे हैं इस चीज़ का कि ये जो है वो सिस्टम बना रहे, ये हिले नहीं, ये हरकत ना करे, किसी भी तरह से हरकत ना करे। तो ये एक्सपेरिमेंट जो हेनरी कैवेंडिश ने किया, ये बिल्कुल क्लोज्ड स्पेस में किया कि हवा भी इसमें जाने ना पाए, ठीक है, कोई चीज़ इसको डिस्टर्ब ना करे, बिल्कुल पैक्ड। और ऐसी जगह पे जहाँ पर एक बंद रूम, बिल्कुल लैब होती है, उसमें हवा भी हल्की सी भी नहीं जाए, और वहाँ पर बड़ी एहतियात के साथ उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, समझ रहे हैं ना, ताकि ये हिले नहीं, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गई, ये पतली सी रॉड हो गई और ये फिक्स हुए हुए मासेस। ओके फाइन, याद रहे ये धागा है, ये धागा है, ठीक है, ये धागा नहीं है, ये रॉड है, इसके साथ ये फिक्स हुए हुए मेटल की बॉल्स। अब इनके जो मासेस होंगे उनको तो बाद में देखेंगे। अब क्या होगा, उसने बड़ी बॉल्स ली, बड़ी बॉल्स, ठीक है, ऐसे ही उसने एक और बड़ी सी रॉड ली, ठीक है, और उस बड़ी सी रॉड के साथ 2 बॉल्स ऐसे बंधी हुई थी, ये बड़ी स्फेयर्स थी, ये क्या थी, ये बड़ी स्फेयर्स थी, ये दूसरी रॉड और इसके साथ ये 2 बड़ी स्फेयर्स, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया गया,
अब देखिए न्यूटन ये कहता है ना कि दो बॉडीज़ जो हैं जिनका मास है उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। तो यही तो वो चेक कर रहा था यहाँ पर, यही तो वो चेक कर रहा था। अब जब ये बड़ी वाली बॉल, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, और ये छोटी वाली बॉल इसका मास कम है, तो जब ये इसको इसके नज़दीक लेके आएगा, इनके दरमियान का डिस्टेंस जो है वो r कहलाता है, r से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे जैसे ये इसको नज़दीक लेके आ रहा है, नज़दीक लेके आ रहा है, नज़दीक लेके आ रहा है, ये जो बॉल है इसमें हरकत होती है। छोटी वाली बॉल में क्या होती है? हरकत होती है। कौन सी? ये जो मैग्नेट का पीस है, क्या होता है मैग्नेट और आयरन में? आयरन खिंच के चला जाता है ना, मैग्नेट के साथ चिपक जाता है। इसी तरह ये जो छोटी बॉल्स हैं इनमें हरकत होगी, और ये कहाँ जाएंगी? ये ऊपर की तरफ हरकत करेंगी जैसे जैसे इसको नज़दीक लेके आएगा। लेकिन ये हरकत जो होगी वो इतनी कोई बहुत ज़्यादा वाज़े नहीं होगी कि आप बिल्कुल ये आयरन को देखें और मैग्नेट को देखें चिपक जाएगा इसके साथ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल हल्का सा स्लाइट सा, क्योंकि देखो उसने इंतज़ाम कैसा कर रखा है कि हवा तक न जाए, हल्की सी आवाज़ भी ना हो, बिल्कुल रिलैक्स काम, कवर्ड रूम है, बंद है सब कुछ ना, वहाँ का टेम्परेचर, हर चीज़ का उसने बड़ी केयर की कि कुछ भी हो इस रॉड के अंदर, स्मॉल वाली बॉल्स की रॉड में हरकत ना होने पाए। ये हरकत करे तो जब करे जब ये बॉल्स नज़दीक आए। बड़ी केयरफुली ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। तो इसने इसको धीरे 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 नज़दीक लेके आया। इस बॉल में जैसे जैसे इसको नज़दीक लेके आया, इस बॉल के अंदर हल्की सी हरकत हुई। न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन ने क्या कहा था कि इस कायनात के अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास है, जब वो क्या करेंगी? वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। जैसे कि ये क्या है? आयरन का पीस और मैग्नेट, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बिल्कुल इसी तरह इनके दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बड़ी बॉल तो आप नज़दीक लेके आ रहे हैं, लेकिन छोटी बॉल को आप नज़दीक नहीं लेके आ रहे। धीरे धीरे इस बड़ी बॉल को जब नज़दीक लेके आ रहे हैं तो इस छोटी बॉल में हरकत हो रही है। बात को समझिएगा, इस छोटी बॉल में हरकत हो रही है। अब हमें कैसे पता लगा? आप तो कह रहे हैं सर आप इतना हल्की सी ये छोटी सी बॉल बिल्कुल थोड़ी सी हरकत करेगी, थोड़ी सी हरकत करेगी। तो इतनी छोटी सी ये हरकत करेगी, लेकिन हरकत तो करेगी ना। तो ये इसने यहाँ से यहाँ तक जो हरकत की इस बॉल ने, थोड़ी सी यहाँ से यहाँ तक ये आ गई मिसाल के तौर पे, तो ये जो हरकत इसकी हुई है, तो हरकत को क्या बोलते हैं? हरकत को मोशन बोलते हैं। ये बात मैं कितनी दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ कि मोशन फोर्स के बगैर नहीं हो सकता। हरकत कोई भी हो वो फोर्स के बगैर नहीं हो सकती। तो इस बॉल ने जो थोड़ी सी अपवर्ड हरकत की, थोड़ी सी स्लाइट सी, तो ये भी फोर्स के बगैर तो नहीं हो सकती। ये कौन सी फोर्स है? यही है ग्रेविटेशनल फोर्स। यही है ग्रेविटेशनल फोर्स जिसका न्यूटन ने कहा था। अब दूसरी बात यहाँ पर कि इसकी जो स्लाइट सी हरकत है वो इतनी स्लाइट है, इतनी स्लाइट है कि आपको इतनी आसानी से ऑब्जर्व होगी ही नहीं। जी सर कमाल कर दिया आपने, इतनी तकरीर कर दी। आप बोल रहे हैं थोड़ी सी बॉल ऊपर गई, फिर आप कह रहे हैं कि ये तो थोड़ी सी भी हरकत करेगी नहीं, या इतनी मामूली हरकत करेगी अपवर्ड के हमें तो नज़र ही नहीं आएगा। जब नज़र ही नहीं आएगा हमें कैसे पता है कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई और ये छोटी बॉल थोड़ी सी हरकत की? इतनी हल्की हरकत है तो हमें नज़र ही नहीं आएगी। यहाँ हरकत नज़र नहीं आएगी, लेकिन ये जो है हमारे पास, ये क्या है? ये फाइबर, इलास्टिक फाइबर, ये इलास्टिक फाइबर, ये धागा जो है ये इतना सेंसिटिव है कि इसकी ज़रा सी भी हरकत होगी तो इसमें क्या पैदा होगा पता है आपको? इसमें ट्विस्ट पैदा होगा। ट्विस्ट, इस धागे में, इस फाइबर में ट्विस्ट पैदा होगा। भाई देखें, इस धागे से लटकी हुई है ना रॉड, तो इसमें अगर ज़रा सी भी हरकत होगी तो असर किस पे पड़ेगा? इस धागे पे पड़ेगा ना, इस फाइबर पे पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? इसमें ट्विस्ट आ जाएगा, इसमें बल पड़ जाएगा, ये थोड़ा सा मुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मुड़ जाएगा, थोड़ा सा ये मुड़ जाएगा। अब ये जो थोड़ा सा मुड़ेगा, थोड़ा सा कर्व होगा, थोड़ा सा इसमें बल आ जाएगा, ट्विस्ट आ जाएगा, ये थोड़ा सा मुड़ जाएगा,
या फिर ये थोड़ा सा इस कर्व हो जाएगा, या थोड़ा सा ये घूम जाएगा, कर्व हो जाएगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगा, या इसमें बल आ जाएगा, या इसमें ट्विस्ट आ जाएगा इस धागे में। तो कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आया? हाँ सर, फोर्स लगी, टर्न हुआ, कर्व हुआ, टर्निंग इफेक्ट। कुछ याद आया? टर्निंग इफेक्ट। जी सर, याद आ गया। टर्निंग इफेक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टर्निंग इफेक्ट टॉर्क को। टॉर्क यही तो है ना भाई, टर्निंग इफेक्ट ही तो है कि फोर्स अगर अप्लाई हो तो बॉडी क्या करे? वो टर्न करे। तो ये धागा जो है, ये फाइबर जो है, इसमें क्या प्रोड्यूस हुआ? इसमें टर्न प्रोड्यूस हुआ, इसमें ट्विस्ट प्रोड्यूस हुआ, ये हल्का सा मुड़ गया, इसमें बल आ गया, ये कर्व आया, ये थोड़ा सा घूम गया। तो किस वजह से घूमा ये? क्या इसका ये बल खाना या मुड़ना या ट्विस्ट होना या कर्व होना या घूम जाना, तो क्या ये हरकत नहीं है? क्या मोशन नहीं है? बिल्कुल है। तो मोशन क्या फोर्स के बगैर हो सकती है? नहीं, फोर्स के बगैर नहीं हो सकती। तो ये जो इस धागे की हरकत है, जो ये घूमा थोड़ा सा, जिसकी वजह से ये बॉल जो है, जो बंधी हुई है यहाँ पे, इसने भी थोड़ी सी हरकत की, तो अब ये क्या कहलाएगा? ये टॉर्क कहलाएगा। क्योंकि फोर्स की वजह से ही टर्न होता है, फोर्स की वजह से टर्न होता है, तो उसी टर्निंग को हम टॉर्क कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, यहाँ पर फोर्स कौन सी है? हेनरी कैवेंडिश ने तो कुछ भी नहीं किया, उसने तो हल्की सी फूंक भी नहीं मारी, ये तो बिल्कुल कवर्ड है। ऐसा परफेक्ट सिस्टम उसने बनाया हुआ है कि हवा भी हल्की सी नहीं जा रही, कोई हरकत नहीं है, स्लाइड सी भी हरकत नहीं है। तो फिर इसमें ट्विस्ट कैसे आ गया? बगैर फोर्स के तो नहीं आ सकता, बगैर फोर्स के नहीं आ सकता। कौन सी फोर्स लगी? यही फोर्स लगी जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जो कि न्यूटन ने प्रेडिक्ट की थी 100 साल पहले अपनी इक्वेशंस की मदद से, पेपर वर्क पे, अपनी थ्योरी में उसने साबित की थी, इक्वेशन में प्रूफ की थी। प्रैक्टिकली हेनरी कैवेंडिश ने प्रैक्टिकली तजुर्बा करके, इक्विपमेंट रख के ये साबित किया कि देख लीजिए, बात बिल्कुल सही है। और किस वजह से ये हरकत हुई? इसके मास की वजह से। इसके मास की वजह से ही वो फोर्स प्रोड्यूस हुई। और कौन सी फोर्स प्रोड्यूस हुई? ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस हुई। समझ में आ गई बात आपको? जिसकी वजह से इसमें हरकत हुई। इसमें हरकत हुई, हमें कैसे पता लगा? इस फाइबर में ट्विस्ट की वजह से, इसी वजह से। अब मुझे थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा ताकि फिर मैं ज़रा आगे चलूँ। चलें, ये बात तो पता चल गई सर, ये चीज़ क्लियर हो गई। हेनरी कैवेंडिश ने वो ये जो सिस्टम बनाया, इसका नाम भी उसने क्या रखा था? कैवेंडिश बैलेंस। बहुत बड़ा नाम है साइंस की दुनिया में हेनरी कैवेंडिश का। इसको क्या उसने नाम दिया? कैवेंडिश बैलेंस। फिर उसने क्या किया था? ये हो गया। अच्छा, ये इक्वेशन है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और ये फोर्स जो लगी, ये फोर्स किसके बराबर है? ये फोर्स देखें बराबर है किसके? इसके बराबर है, ठीक है। तो मैं जब बराबर कह रहा हूँ कि ये F इसके बराबर है, तो F की जगह पर मैं इसको लिख सकता हूँ m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि ये कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको टॉर्क का फॉर्मूला याद है? टॉर्क किसके बराबर है? टॉर्क बराबर है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ये इसी के बराबर है ना। इसको अगर मैं उसमें लिखूं तो ये टॉ, ये घूमा हुआ हुक की तरह का इसका सिंबल है टॉ का, टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये एफ डी, ठीक है भाई, ये भी आ गया। टॉ इज इक्वल टू एफ डी, ये टॉ सिंबल जो है वो टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर एफ मौजूद है, ये एफ जो है इस फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी फोर्स को। एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एफ किसके बराबर है? G1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के। तो हम इसकी जगह पर किसको रख सकते हैं? G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर को।
ठीक है भाई। एफ की जगह पर क्या आ जाएगा, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ और डी के दरमियान कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन, ये मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। डिस्टेंस जो है यहाँ पर, ये डी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सा डिस्टेंस था, याद है वो बड़ी बॉल और छोटी बॉल के दरमियान का डिस्टेंस हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, आर से। तो इसकी जगह पर जो है वो ये क्या आ जाएगा, ये आर आ जाएगा। ठीक हो गया भाई, चेक कर लो ज़रा, आर ही आएगा ना, डी आएगा भाई, क्योंकि डिस्टेंस को कई सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये डी से आएगा। ठीक है भाई, ये डी से आएगा। ठीक है भाई। अच्छा, टॉ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, ये टॉर्क का फॉर्मूला आ गया। अब थोड़ा सा बात को समझिएगा, जितना ज़्यादा ट्विस्ट होगा, इसका दूसरा मतलब क्या है, उतनी ज़्यादा ही फोर्स लगेगी। जितना ज़्यादा ट्विस्ट होगा उतना ज़्यादा ही फोर्स लगेगी। ये जो ट्विस्ट हो रहा है, इस ट्विस्ट को रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम, इसको करेंगे थीटा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये थीटा का सिंबल, थीटा ग्रीक अल्फा, ग्रीक लेटर जो है ये थीटा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्विस्ट को, यानी कि उसी घुमाव को, उसी कर्व को, उसी बल को जो कि उस धागे में आ रहा है। तो जितनी इसकी इस बॉल की जगह अगर आप बड़ी बॉल रखेंगे तो ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगी तो ज़्यादा जो है वो बॉल छोटी वाली ऊपर की तरफ उठेगी। उसके उठने से उस धागे के अंदर उतना ही क्या होगा, ट्विस्ट आएगा, घुमाव आएगा। समझ में आ रही है बात। और उसी ट्विस्ट को, उसी घुमाव को हम इस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास ग्रेविटेशनल, ये जो हमारे पास टॉर्क है, ये क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये टॉर्क जो है वो किसके बराबर है, क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इस ट्विस्ट के, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये लिख दिया हमने, सॉरी थोड़ी सी गंदगी हो जाती है बोर्ड पर, तो ये क्या हो गया। अब ये क्या बता रहा है, जितना ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, जितना ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा उतना ही ज़्यादा ट्विस्ट जो है वो उसमें आएगा, उतना ही ज़्यादा घुमाव जो है उस फाइबर के अंदर, उस धागे के अंदर आएगा। इसका ये मतलब है। समझ में आ गई बात। तो ये टॉर्क इसके बराबर है जी m1 m2 जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये डिस्टेंस आ गया। ठीक है, किसके दरमियान का डिस्टेंस है, ये बड़ी बॉल और छोटी बॉल के दरमियान का डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस और ये फोर्स मिलके क्या बना, ये बना हमारे पास जो है वो टॉर्क। और ये टॉर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ये थीटा के है। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ तक बात हो गई। ठीक है, अब ये थीटा, ये डायरेक्टली साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म होता है तो आपको पता है यहाँ पर कोई ना कोई जो है वो कांस्टेंट ज़रूर आता है। तो इसको जब हम हटाएंगे यहाँ पर, तो ये बनेगा टॉ इज इक्वल टू जी एम, इसको मैं कैपिटल एम से ले आता हूँ, आसानी हो जाएगी। ये m1 m2 को छोड़ के स्मॉल m और कैपिटल M ले लें। स्मॉल m छोटी बॉल को और कैपिटल M बड़ी बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आर स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये हो गया d। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, थीटा, यानी कि ट्विस्ट के। इसको अब हम ख़त्म करेंगे, किसको, इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को। तो हमारे पास आएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी। यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म होने के बाद कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट जो है यहाँ पर वो क्या है, वो c है, कैपिटल C। C और ये थीटा। ठीक है भाई, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी इज इक्वल टू सी और ये थीटा। ठीक है सर, ये इक्वेशन तो बन चुकी। ये
टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कांस्टेंट आ चुका है, ये थीटा जो है वो ट्विस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे पहले ये सब कुछ ये था। ओके फाइन, ये हो गया। अब इसकी वैल्यूज़ जब आप पुट करेंगे, किसकी वैल्यूज़, हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं इस g की वैल्यू। इस g की वैल्यू अब आपको कैलकुलेट करनी है, तो बाकी क्या वैल्यूज़ आपको पता है? जी बिल्कुल पता है। जब उसने हेनरी कैवेंडिश ने ये एक्सपेरिमेंट किया था तो जो ट्विस्ट आया था, ठीक है, जो ट्विस्ट आया था, जो घुमाव आया था, जो मुड़ा था वो धागा, तो उसके इस घुमाव को भी उसने मेजर किया, इसकी वैल्यू भी उसके पास थी, थीटा की वैल्यू भी, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट था c, इसकी भी वैल्यू उसके पास थी, उसने कैलकुलेट की थी। बड़ी बॉल और छोटी बॉल के दरमियान का जो डिस्टेंस था वो भी उसके पास था। दोनों जो स्मॉल बॉल और जो बड़ी बॉल थी, इनके जो मासेस थे वो भी उसको पता थे, और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस था r। अच्छा एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ये डिस्टेंस जो है ये कौन सा है, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझसे, ये धागा, ये स्मॉल बॉल, ये बिग बॉल, ये जो डिस्टेंस था बड़ी बॉल और छोटी बॉल के दरमियान ये r था, ठीक है। और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस था, जहाँ से इस धागे ने इसको पकड़ा हुआ है, ये डिस्टेंस जो है वो d कहलाता है, ये डिस्टेंस जो है वो d कहलाता है, ठीक है भाई। तो ये थोड़ा फ़र्क रखिएगा, सॉरी मैं भूल गया ही। तो यहाँ पर ये d जो है वो ये डिस्टेंस है, r जो है वो ये डिस्टेंस है, थीटा जो है वो इसके दरमियान ट्विस्ट जो आया उसको यहाँ से उसने रिप्रेजेंट किया, थीटा। और ये हमारे पास d की वैल्यू भी हो गई और r की वैल्यू भी हो गई, ठीक है। सिर्फ एक वैल्यू यहाँ पर रह गई है, ये कैपिटल G की वैल्यू, कैपिटल G की वैल्यू। इतनी मैथमेटिक्स तो अब तक आपको यकीनन आ चुकी होगी कि आप अगर ये D की वैल्यू, M की वैल्यू, M और R और C और थीटा की वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो कि उसकी वैल्यूज़ पता थी हेनरी कैवेंडिश को, इस इक्वेशन में जब वो रखेगा और फाइनली जो G की वैल्यू उसने कैलकुलेट की तो वो क्या निकली थी, एग्जैक्टली 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यहाँ पर देखें न्यूटन ने जो G की वैल्यू बताई थी वो उसने पेपर वर्क पे बताई थी। अज्यूम किया था कि एक बॉडी है, इसका मास इतना ले लीजिए, दूसरी बॉडी है उसका मास इतना ले लीजिए, उनके दरमियान के डिस्टेंस इतना ले लीजिए। ये जो उसने बताया था ये सब उसने इमेजिनरी बताया था, अज्यूम की थी अपनी तरफ से कुछ वैल्यूज़। जबकि हेनरी कैवेंडिश ने जो कुछ भी किया वो उसने अज्यूम नहीं किया, बल्कि उसने प्रैक्टिकली उन चीज़ों के वज़न देखे। जो छोटी बॉल थी उसका भी कुछ वज़न था, वो उसने इस इक्वेशन में रखा। जो बड़ी बॉल थी उसका जो कुछ वज़न था उसने उसको भी रखा। और यहाँ से छोटी बॉल से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस था वो भी एक चीज़ का डिस्टेंस था, उसने मेजर किया था बाकायदा, ठीक है। तो ये सारी जो भी वैल्यूज़ उसने हेनरी कैवेंडिश ने रखी वो कोई सपोज की हुई नहीं थी, बल्कि वो एक्चुअल वैल्यूज़ थी। बात समझ आ रही है? और एक्चुअल वैल्यूज़ रखने के बाद उसने G की वैल्यू जो निकाली तो वही निकली जो कि थ्योरेटिकली बताई थी किसने, न्यूटन ने। क्लियर हो गया भाई? यहाँ तक बात तमाम हो गई। ये था यूनिवर्सल, ये था हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या था ये? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मैंने कोशिश की एक्सप्लेन करने की, लेकिन शायद मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर नहीं पाया जैसे कि करता हूँ। लेकिन बहरहाल ये है कि गुजारा कर लीजिएगा, तो कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अभी इसके अंदर एक बात अभी भी रहती है, लेकिन वीडियो तो बड़ी हो गई, कि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है क्या, ये मैं नहीं बता पाया। तो ये इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में आराम से इस पर शॉर्ट वीडियो बना के, ये इसी तरह के ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ जाते हैं, दूसरे कांस्टेंट आ जाते हैं, ये क्या है, इनका मकसद क्या है, ये एक अलग से वीडियो बना के उसमें तफसील से बात करूँगा, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शेयर करें जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।